नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं हजारों साल पीछे, एक ऐसी सभ्यता की दुनिया में जिसके भजन आज भी गूंजते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के वैदिक युग की। हम ये जानेंगे कि कैसे समाज, युद्ध और सच को लेकर उनके आइडियाज ने सिर्फ एक जमीन को नहीं बल्कि सोच को भी आकार दिया। और ये आइडियाज आज भी कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं। तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए कुछ अहम सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इन जवाबों से ही हम उस प्राचीन सभ्यता की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। वो कैसे रहते थे, उनका विश्वास किस पर था, और सबसे बड़ी बात, उनकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है वेदों से। अब ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये समझिए कि उस युग की आत्मा में झांकने वाली एक खिड़की हैं। इन्हीं से हमें पता चलता है कि वो दुनिया को कैसे देखते थे और उनके विश्वास कितने गहरे थे। देखिए, सारे वेद एक जैसे नहीं हैं। मिसाल के तौर पर ऋग्वेद और सामवेद को ही ले लीजिए। ऋग्वेद ज्ञान और भजनों का एक बहुत बड़ा खजाना है, मतलब ये शब्दों का आधार है। वहीं दूसरी तरफ सामवेद उन्हीं शब्दों को संगीत के पंख देता है, उन मंत्रों को धुनों में ढालता है ताकि उन्हें अनुष्ठानों में गाया जा सके। अच्छा, ये तो हुई ग्रंथों की बात, लेकिन इन ग्रंथों ने एक समाज को कैसे आकार दिया? चलिए अब वैदिक जीवन की बनावट को समझते हैं कि उनके रोजमर्रा के मूल्य क्या थे और वो अपने समुदायों को चलाते कैसे थे। यहीं पर एक बहुत ही बुनियादी विचार सामने आता है, पुरुष सूक्त। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक भजन है जो वर्ण व्यवस्था की कहानी बताता है। इसके मुताबिक समाज के 4 वर्णों की पैदाइश एक विराट आदिम पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से हुई। इसी से एक दैवीय सामाजिक व्यवस्था की नींव पड़ी। और अगर राजनीति की बात करें तो उनके पास विधित जैसी सभाएं थीं। ये कोई मामूली मीटिंग नहीं होती थी, बल्कि ये ऋग्वैदिक काल की सबसे जरूरी जनसभा थी। यहीं पर समाज, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि सेना से जुड़े बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। कह सकते हैं कि ये सामुदायिक शासन का एक शुरुआती मॉडल था। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल, एक ऐसा समाज जो लड़ाइयों और विस्तार के दौर से गुजर रहा था, वहां ऐसी कौन सी चीज थी जिसे इतना पवित्र माना गया कि उसे मारना मना था? ये सवाल हमें सीधा उनके आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यों के दिल में ले जाता है। इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था अघन्या। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा मतलब है जिसे मारा न जाए। तो आखिर ये इतना पवित्र दर्जा किसे दिया गया था? ये शब्द था गाय के लिए। उस जमाने में गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो दौलत और जिंदगी का प्रतीक थी। दूध से लेकर खेती में उसकी मदद तक उसकी आर्थिक अहमियत इतनी ज्यादा थी कि उसे ये खास संरक्षित दर्जा दिया गया। लेकिन देखिए, इतिहास कभी एक जगह नहीं रुकता। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, संघर्ष का, नई तकनीक का और एक ऐसे बड़े बदलाव का जो प्रारंभिक वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल से बिल्कुल अलग कर देता है। इस युग का एक बहुत ही निर्णायक पल था दशराज्य युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध। और कमाल की बात यह है कि इसका जिक्र सीधे ऋग्वेद में मिलता है, जो इसे सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घटना बना देता है। और ये महायुद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। ये सिर्फ एक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक ऐसी बड़ी घटना थी जिसने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए उस पूरे इलाके का राजनीतिक नक्शा ही बदल कर रख दिया। इंसानों की लड़ाई के बाद एक अलग तरह की क्रांति आई। ये क्रांति किसी राजा ने नहीं बल्कि एक धातु ने की थी। इस नई चीज के आने से सब कुछ बदलने वाला था। वो धातु थी लोहा। और इसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल का जो पहला पुरातात्विक सबूत हमें मिलता है वो है अतरंजी खेड़ा नाम की जगह से। लोहे के औजारों और हथियारों ने खेतीबाड़ी, युद्ध और समाज की पूरी बनावट में एक क्रांति ला दी और हमें सीधे उत्तर वैदिक काल में पहुंचा दिया। और आखिर में चलिए बात करते हैं उस विरासत की जो आज भी हमारे साथ है। वो दमदार दार्शनिक विचार जो इस युग से निकल कर आए और भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन गए। शायद कोई भी विरासत इस एक वाक्य से ज्यादा ताकतवर नहीं है, सत्यमेव जयते। इसका मतलब जितना आसान है उतना ही गहरा भी है कि जीत हमेशा सच की ही होती है। ये मशहूर लाइन मुंडक उपनिषद से ली गई है, जो वैदिक परंपरा के सबसे गहरे दार्शनिक ग्रंथों में से एक है। तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक पूरा फलसफा है। और यहाँ ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दिखती है कि कैसे एक प्राचीन विचार आज भी उतना ही मायने रखता है।
सत्यमेव जयते आज भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के ठीक नीचे लिखा है और हमें हजारों साल पुराने सच की अहमियत की याद दिलाता है। तो हम इस पड़ताल को इसी सवाल पर खत्म करते हैं कि सच, सामाजिक बनावट और पवित्र मूल्यों के बारे में ये प्राचीन विचार आज भी हमारी दुनिया पर कैसे असर डाल रहे हैं। वैदिक युग हमें सिखाता है कि सबसे टिकाऊ विरासत पत्थरों से नहीं बल्कि विचारों से बनती है। इस सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद।